हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू। और ये आगे आने वाले जो एडवोकेट जनरल का पेपर है या पर पीसीएस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 के लिए या 2023 के लिए, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी एक दो सवाल बन सकते हैं। एक दो सवाल ही बनते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में सवाल बनते हैं यूपीएससी में। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारी जितने भी अपडेट्स आते हैं सभी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे आते हैं। जितने भी करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है, क्विजेज़ हैं, पोल्स हैं, सब कुछ जो मिलता है वो वहीं पे मिलता है। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग भी यहाँ पे वीडियोस देखते हैं उन लोगों को वो ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम के लिए जो इन नोट्स की जो पीडीएफ्स हैं और जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है, तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएँ। 27 मार्च को उसका पेपर है, तो उससे पहले आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपर पीसीएस की भी जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है आपका 3 अप्रैल को 2022 में, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कितनी हो गई है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो वीक एरियाज़ हैं, या उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए वो 7665804421 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, ओटोमन बिस्मार्क का क्या रोल था। ये सब चीज़ें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको पीछे जाके जरूर देख लीजिएगा सारी वीडियोस को, इस वीडियो को देखने के बाद, जिससे कि आपका सारा कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे, और आपका जो आगे आने वाला एग्जाम है उसमें आप सारे क्वेश्चन करके आ पाएँ। तो यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का एक मॉडल कहा जाता है कि अगर एक देश का, एक राष्ट्र का जो मॉडल है वो क्या है, अपने आप में ग्रेट ब्रिटेन है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपीवल ऑफ रिवोल्यूशन। उनको कहना था कि जो ब्रिटेन में जो एक नेशन स्टेट बना वो कोई सडन अपहीवल नहीं हुआ रिवोल्यूशन का, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से बन गया। उसके लिए पूरा एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था जिससे वो बना। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस था। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पहले, यानी 1700 से पहले वहाँ पर कोई भी ब्रिटिश नेशन जैसी भावना नहीं थी लोगों में। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक वंस, जैसे कि इंग्लिश हो, वेल्श है, स्कॉट है या आयरिश है। देखिए जो ब्रिटिश आइल्स है उसके अंदर काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जिसको हम आज यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन नहीं है, उसके अंदर अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के लोग ब्रिटिश हो गए यानी कि इंग्लिश हो गए, स्कॉटलैंड के लोग रहते हैं, स्कॉट्स हैं, वेल्स के लोग रहते हैं जो वेल्श हैं, और जो आयरलैंड के, नॉर्थ आयरलैंड के जो लोग हैं वो आयरिश हैं। तो वहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं। ये उस टाइम पे भी हुआ करते थे 1600s में, 1700s में। तो उस टाइम पे क्या था, ये लोग अपनी अपनी एथनिसिटी के हिसाब से रूल करा करते थे। ये अपने आप को एक ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जैसी इनके अंदर भावना नहीं थी। तो धीरे धीरे इनके अंदर फिर क्या होता है कि पूरे ये जितने भी एरियाज़ हैं ब्रिटिश आइल्स के, चाहे वो ब्रिटेन का हिस्सा हो यानी कि इंग्लिश लोग हों, स्कॉटलैंड के लोग हों, वेल्स के लोग हों, इन सब ने आपस में यूनिफिकेशन करना चाहा। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। सबके कल्चरल ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस सबके अलग अलग थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। अब देखिए क्या होने लगा, जब 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, कोयले के यूज़ से इंग्लिश नेशन की पावर बढ़ने लगी, तो उसके पास पैसा भी आने लगा। और यहाँ पे वही हुआ कि जिसके पास ज़्यादा वेल्थ थी, जिसके पास ज़्यादा पावर थी, उसकी ही चलेगी। तो उसका जो इन्फ्लुएंस था वो दूसरे जो स्कॉटलैंड के जो लोग थे, या वेल्श जो लोग थे, या आयरिश जो लोग थे, उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आने लगा ब्रिटिशर्स का। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which a nation state with England as its center came to be forged। तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो वहाँ पे मोनार्की थी उससे पावर ले ली, पावर छीन ली उससे, और बेसिकली उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ पे क्वीन है या किंग होते हैं ब्रिटेन में, वो अपने आप में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है।
कि वहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट की नहीं होगी, सबसे बड़ी पोस्ट एक तरह से जो इलेक्टेड पोस्ट होगी सबसे बड़ी वो प्राइम मिनिस्टर की होगी, कि प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से ऊपर जो किंग और क्वीन है, जैसे भारत में जो प्रेसिडेंट है वो रोल इंग्लैंड में कौन निभाता है, किंग या क्वीन निभाता है, जो कि हेरिडिटरी है, एक ही परिवार के लोग चलते आ रहे हैं। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो कौन सा एक्ट था जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना? 1707 का एक्ट ऑफ यूनियन था जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था। मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। तो इस एक्ट ऑफ यूनियन से ये हुआ कि इंग्लैंड जो है वो अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे थोप सकता है, ये चीज़ इस एक्ट के साथ कही गई। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर। सिंपल सी बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इंग्लिश मेंबर से डोमिनेट करती थी। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस। धीरे धीरे, सिंपल सी बात है, सब जगह ऐसा होता है, अगर एक कल्चर डेवलप करना शुरू करता है, एक कल्चर ग्रो करना शुरू करता है, तो दूसरा कल्चर को वो दबाने की कोशिश करता है। जिस जिस तरह से ब्रिटिश आइडेंटिटी उठने लगी, स्कॉटलैंड के जो कल्चर था, स्कॉटलैंड की जो ट्रेडिशंस थे या स्कॉटिश लोगों के जो ट्रेडिशंस थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, सप्रेस होने लगे। द कैथलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे स्कॉटलैंड के रहने वाले लोगों ने, कैथलिक लोगों ने वहाँ पे अपनी इंडिपेंडेंस की बात करी, तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनको दबा दिया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, यानी कि जो स्कॉटलैंड के रहने वाले लोग थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, वो गेलिक लैंग्वेज बोलते थे, और वेयर देयर नेशनल ड्रेस, और वो अपनी कपड़े पहनते थे। एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। तो क्या हुआ कि जो लोग गेलिक लैंग्वेज या अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कपड़े पहनते थे, उनको ऐसा करने से रोक दिया जाने लगा। उनसे कहा गया कि आप इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस होने लगा, और इंग्लैंड जैसे ही कपड़े पहनेंगे। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। आयरलैंड के साथ भी यही दिक्कतें हुई। इट वाज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। देखिए, जिस तरह से हर रिलीजन में डिविजन्स हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, लाइक वाइज क्रिश्चियनिटी में भी डिवीजन है। क्रिश्चियनिटी में भी लोग दो गुटों में बटे हुए हैं, एक कैथलिक्स में और एक प्रोटेस्टेंट्स में। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री। अब देखिए क्या होता है कि आयरलैंड जो है वो अपने आप में कैथलिक कंट्री है, लेकिन इंग्लिश ने, यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट्स थे आयरलैंड में, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, प्रोटेस्टेंट लोग थे, उनकी हेल्प करी इंग्लैंड ने, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला प्रोटेस्टेंट्स को, और इससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिविल वॉर होता है आयरलैंड के अंदर। इसके बाद 1998 का गुड फ्राइडे एग्रीमेंट आता है, कि इतना लंबा वॉर चलता है कि 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ, जिससे कि वहाँ पे जो वॉयलेंस हो रहा था आयरलैंड के बॉर्डर पे, उसको रोका गया। कैथलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। जो कैथलिक रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो जो कैथलिक्स थे वो रिवोल्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको सप्रेस कर दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ टाउन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूके इन 1801। तो आयरलैंड ने कोशिश की, लड़ाई की, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए, और यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 में जो उनकी जो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने काम किया, वो हार गई, और आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के अंदर जोड़ दिया गया 1801 में। एक नया ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और धीरे धीरे पूरे के पूरे ब्रिटिश आइल्स पे, पूरे के पूरे ब्रिटिश आइलैंड पे, ब्रिटिश साम्राज्य पे इंग्लिश कल्चर, यानी कि जो इंग्लैंड का कल्चर था, वो छाने लगा, वो फैलने लगा। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के सिम्बल्स थे, जैसे कि ब्रिटिश फ्लैग, जिसको यूनियन जैक कहा जाता है, नेशनल एंथम जो था वहाँ का, गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो एक्टिवली प्रमोट की गई। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। और जो दूसरे नेशंस थे, जैसे वो स्कॉटलैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, या फिर वेल्स हुआ, ये सब किस तरह से सर्वाइव करे, सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स के रूप में ये सर्वाइव करे इस यूनियन में। बाकी जो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी किसकी थी, इंग्लैंड की थी। फिर गिउस्पी गैरिबल्डी ने 1807 से 1882 में परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर, ये इटालियन फ्रीडम फाइटर थे। ही केम फ्रॉम अ फैमिली एंगेज इन कोस्टल ट्रेड एंड वाज सेलर इन द मर्चेंट नेवी। जो गिउस्पी गैरिबल्डी थे, ये अपने आप में एक कोस्टल ट्रेड की फैमिली से बिलोंग करते थे, और अपने आप में एक सेलर थे मर्चेंट नेवी में। 1833 में ये गिउस्पी मैजिनी से मिले, यंग इटली इन्होंने ज्वाइन की, और पार्टिसिपेट किया रिपब्लिकन अपराइजिंग इन पीडमोंट इन 1834, यानी कि इटली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया।
द प्राइजिंग वॉज सप्रेस्ड एंड गैरिबल्डी हैड टू फ्ली टू साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका चले गए। जब इनको इनके प्रोटेस्ट को सप्रेस किया गया तो इनको साउथ अमेरिका भागना पड़ा, वेयर ही लिव्ड इन एक्साइल टिल 1848, जहाँ पे ये 1848 तक रहे। 1854 में ही सपोर्टेड विक्टर इमानुएल टू इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। तो विक्टर इमानुएल टू जो एकमात्र इटालियन किंग था, उसको 1854 में इन्होंने सपोर्ट किया जिससे कि पूरे इटली को यूनिफाई किया जा सके। 1860 में गैरिबल्डी ने फेमस एक्सपीडिशन किया 2000 टू साउथ इटली, और फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन। यानी कि जिस तरह से गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, लाइकवाइज उन्होंने भी, गैरिबल्डी ने भी इसी तरह से एक्सपीडिशन चलाया साउथ इटली तक जाने के लिए, जहाँ पे नए नए वॉलंटियर्स जो थे वो रास्ते में ज्वाइन करते चले गए। तब तक ज्वाइन करते चले गए जब तक नंबर 30,000 तक नहीं पहुँच गया। हो सकता है भारत में बहुत ज़्यादा नंबर तक पहुँच गए हों। जब गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था उस टाइम वहाँ पे 30,000 पहुँच गया था। देवर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स, उनको रेड शर्ट्स कहा जाता था। 1867 में गैरिबल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टेकल ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो गैरिबल्डी ने एक वॉलंटियर्स की आर्मी को लेके गए रोम तक, जो आखिरी ऑब्स्टेकल था, आखिरी जो रुकावट थी जिससे कि इटली यूनिफाई नहीं हो रहा था, उससे लड़ने के लिए द पेपल स्टेट्स वेयर अ फ्रेंच गैरिसन वाज स्टेशन, और जो पेपल स्टेट्स तक गए जहाँ पे एक फ्रेंच गैरिसन यानी कि जो फ्रांस वालों की जो मिलिट्री थी वो स्टेशन थी, तो उसको हटाने के लिए ये वहाँ पे गए। द रेड शर्ट्स प्रूव टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रांस एंड पेपल ट्रूप्स। यानी कि जो रेड शर्ट्स थे वो कोई भी मैच के नहीं थे। फ्रांस की जो ट्रूप्स थी वो ज़्यादा पावरफुल थी। इट वाज ओनली इन 1870 व्हेन ड्यूरिंग द वॉर विद प्रशिया फ्रांस विथड्रू इट्स ट्रूप्स। लेकिन तो रेड शर्ट्स यानी कि जो गिउस्पी गैरिबल्डी की जो फोर्स थी वो फ्रेंच फोर्सेस के सामने कुछ भी नहीं थी। फ्रेंच फोर्सेस अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन 1870 तक आते आते ये समझ में आता है कि तब फ्रांस को अपनी फोर्स हटानी पड़ी जब प्रशिया के साथ वॉर होता है फ्रॉम रोम, दैट द पेपल स्टेट्स वर फाइनली ज्वाइन टू इटली। तो जब प्रशिया के साथ युद्ध हुआ तब फ्रांस ने अपनी फौज हटाई और उस टाइम पे फिर पेपल स्टेट के साथ इटली ने फाइनली ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि जो एक राष्ट्र है, यानी कि राष्ट्र की जो कल्पना है वो कैसे की गई उसको देखते हैं। जो आर्टिस्ट्स थे 18th सेंचुरी के और 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी हुई यानी कि जो 1700 से लेके जो साल होते हैं, 19th सेंचुरी हुई जो 1800 वाले साल, 1801, 1802, 1805, ये वाले जो साल होते हैं इनको 19th सेंचुरी कहते हैं। फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन, उन्होंने देश को एक पर्सन के रूप में बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि हम कहते हैं, हम इंडिया में कहते हैं भारत माता। अब व्हाट डू मीन बाय भारत माता? भारत माता का कॉन्सेप्ट ये है कि भारत एज अ कंट्री, इंडिया एज अ कंट्री को हम एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में दिखा रहे हैं, एक पर्सन के रूप में दिखा रहे हैं। हमने उसको एक फीमेल फिगर दिखा दिया कि जो भारत है वो अपना एक भारत माता जो है वो भारत को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमने भारत देश को एक पर्सन के रूप में दिखा दिया, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। तो उन्होंने एक देश को इस रूप में दिखाया कि जैसे वो एक व्यक्ति हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, देशों को फीमेल फिगर्स के रूप में दिखाने लगे। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वीमेन इन रियल लाइफ। ठीक है, जो वो, अगर मैं भारत से ही एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा, अगर भारत से हम भारत माता कहते हैं तो भारत माता करके ऐसे कोई लेडी नहीं है एक्चुअल में कोई लेडी हुई नहीं है जिनको हमने भारत माता कहा हो, लेकिन वो सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन है। जो पेंटर है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या जो भी रहे जिन्होंने भारत माता बनाई होंगी, तो उनका एक ये विचारधारा थी, उनकी एक ये सोच थी कि भारत जो है वो एक भारत माता से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उनको ये जो कहाँ से मिला, क्योंकि ये यूरोप में चल रहा था। अब आप देखिए कि जो भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता बनाई वो कैसे बना पाए, क्योंकि इससे पहले 1700 में 1800 में जो फीमेल फिगर के थ्रू जो आप कह सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन करने का जो सिस्टम चला वो यूरोप में चला, वहाँ पे उन्होंने बनाने शुरू करे। तो भारत में भी अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता को बनाया। इसके बाद आता है कि द फीमेल फॉर्म डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वीमेन इन रियल लाइफ, यानी कि रियल लाइफ में कोई नहीं है। रैदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म, यानी कि एक देश की भावना को वहाँ पे वो निकल के आने की बात है, बस ये कहा गया है। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन, यानी फीमेल फिगर जो है वो एक राष्ट्र के रूप में कही जाने लगी। कि अगर मैं राष्ट्र कहूँ या फीमेल फिगर कहूँ, बात एक ही है। इन फ्रांस शी वाज क्राइस्टेंड मैरियाने, फ्रांस में उसको मैरियाने कहा गया। जैसे भारत में हम भारत माता कहते हैं, वहाँ पे उसको मैरियाने कहा गया। एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था ये, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। और मैरियाने का मतलब ये होगा कि एक पीपल्स नेशन की बात की जा रही है, ये लोगों का देश है, ये लोगों का राष्ट्र है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, ट्राइकलर, कॉकेड, यानी कि ये चीज़ें वो पहने रखती थी वो लेडी, जिससे कि एक आज़ाद देश की भावना आती थी।
स्टैचूज ऑफ मेरियाने वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, जो पब्लिक स्क्वायर्स थे यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस थी, जो जहाँ पे आम लोग जा सकते थे, वहाँ पे मेरियाने के जो स्टैचू थे वो लगाए गए टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, जिससे कि लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके, ये आभास कराया जा सके कि ये एक नेशनल सिंबल है, राष्ट्र का सिंबल है, एकता का, यूनिटी का, एंड टू परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। और उससे आप अपना आइडेंटिफिकेशन बनाओ कि अगर, यानी कि भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में अगर हम कहें कि अगर हम भारत माता को देखेंगे, इट मीन्स कि वी आर रेस्पेक्टिंग टू इंडिया, या हम इंडिया की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इंडिया एज अ कंट्री को हम चाह रहे हैं। यानी कि ये अगर हम भी अभी प्री इंडिपेंडेंस टाइम में होते तो यहाँ पे वही चीज़ चल रही होती जो वहाँ पे यूरोप में चल रही थी। मेरियानी इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, उनकी इमेज जो है कॉइन्स पे, स्टैम्प आने लगी। जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन, जिस तरह से मेरियाने फ्रांस के लिए एक फीमेल फिगर बनी, लाइकवाइज, हालांकि मेरियाने अपने आप में असली ज़िंदगी में कोई भी महिला नहीं थी, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। लाइकवाइज भारत माता अपने आप में, भारत में कोई लेडी नहीं हुई है कभी भी, वो तो सिर्फ अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक फिगर बनाई है, एक पर्सन को पर्सोनीफाई कर दिया है भारत देश को। लाइकवाइज जर्मनी को पर्सोनीफाई किया गया जर्मेनिया के नाम से, जर्मेनिया एक फीमेल फिगर बनाई गई जो ये रिप्रेजेंट करती है कि जर्मेनिया को अगर हम रेस्पेक्ट करेंगे तो हम जर्मनी देश को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वो वाली चीज़, यानी जर्मनी लोगों के लिए, जर्मन लोगों के लिए जर्मेनिया को बनाया गया। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जर्मेनिया जो लेडी हैं वो एक ओक लीव्स पहनती थी अपने क्राउन के रूप में। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जो जर्मन ओक है वो हीरोइज्म के लिए है, कि जो हीरो है यानी कि जो बहादुर है या जो ब्रेव है उसके लिए माना जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। अब देखिए क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे 19th सेंचुरी बीतने लगी, यानी 1800 में हम 1875 के बाद की बात कर रहे हैं, लास्ट क्वार्टर का मतलब हुआ 1875 से लेकर 1900 वाले साल। तो जब 1875 से 1900 वाले साल चल रहे थे तो जो नेशनलिज्म का अपना जो मतलब था, राष्ट्रवाद का जो अपना मतलब था, वो अब जो उसके आइडियलिस्टिक जो फीचर्स थे, लिबरल यानी कि उदारवाद होना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स। अब धीरे धीरे जो नेशनलिज्म था वो एक देश की तरफ और थोड़ा सा पर्सनलाइज होता चला गया, जो एक पब्लिक स्पेस के लिए था वो नहीं रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। अब क्या होने लगा, पहले लोग एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट थे, एक दूसरे के प्रति एक साथ मिलजुल कर काम करना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की जो टॉलरेंस पावर थी, जो सहन करने की क्षमता थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर, और अब हर लोग जो है वो लड़ने के लिए हर समय तैयार रहने लगे। द मेजर यूरोपियन पावर्स, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया में ये बात चल रही है 1875 के बाद से, इंडिया में भी उस टाइम पे हम पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना रहे थे, और 1885 में हमने इंटरनेशनल कांग्रेस बनाई लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, और उसके बाद जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हुए, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में से माने जाते हैं, कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। और 1900 में यानी कि यूरोप के 20-30 साल बाद हमारे यहाँ रिवोल्यूशनरीज पैदा हुए, जिन्होंने भारत को आज़ाद दिलाने के लिए काफ़ी शहादतें दी, यानी कि अपनी अपनी जान गंवाई, जैसे भगत सिंह जी हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, और भी जितने भी, जैसे काकोरी केस हुआ, ट्रेन का रॉबरी केस हुआ था, यानी कि बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप समझेंगे भारत की, कि वहाँ पर भी लोगों ने, लेकिन उन्होंने सबने एग्जाम्पल कहाँ से लिए, उन्होंने एग्जाम्पल लिए जो यूरोप में या पूरी दुनिया में जो चल रहा था, यूरोप इन पर्टिकुलर, तो जो पूरी दुनिया में चल रहा था उन्होंने वहाँ से एग्जाम्पल्स लिए और उन्होंने भारत में उसको इस्तेमाल किया, जिससे कि भारत को आज़ादी मिल पाई। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट। यानी अब क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स ने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है कि जब लोगों के बीच अंदर गुस्सा होगा, अब ये किसी राजा या किसी लीडर के हाथ में है कि वो लोगों का गुस्सा किस तरह से इस्तेमाल करता है। क्या वो उस गुस्से को वेस्ट कर देता है या उस गुस्से को यूज़ कर पाता है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप वर आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। देखिए जो ऊपर का एरिया है, जो बाल्टिक सी से लगता है यूरोप में, वो बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं, जो 3 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, और नीचे के जो कंट्रीज़ हैं, जो ब्लैक सी के आसपास के कंट्रीज़ हैं, उनको हम बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं। द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे। देखिए आज के कौन कौन से देश हैं वहाँ पे, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो। तो ये जो सभी कंट्रीज़ हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर
जो लोग रहते थे उनको हम स्लैब्स बोलते थे, है ना। ये स्लेव नहीं है, यानी कि गुलाम वाला स्लेव नहीं है, स्लाव्स उनको बोला जाता है। जैसे स्लोवाकिया के जो लोग हैं उनको स्लोवाक्स या स्लाव्स कहा जाता है। तो वे जो लोग थे वो इन कंट्रीज़ में रहते थे। तो इस रीजन में, बाल्कन रीजन में बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि यहाँ पे भी सभी देशों के बीच में, ये जितने भी देश आज छोटे छोटे देश हैं, पहले उस टाइम पे ये पूरा एक रीजन हुआ करता था। अलग अलग एथनिसिटी के लोग यहाँ पे रहते थे। हालांकि सभी लोग स्लाव बोलते थे सभी लोगों को, लेकिन इनके अंदर एथनिसिटी अलग अलग थी। तो ये सब चाह रहे थे कि ये भी सब अलग अलग इंडिपेंडेंट देश बने। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। लेकिन उस टाइम पे 1400 की अगर मैं बात करूँ, 1400 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होता है 1919 में। तो जब 1919 में ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होता है तो 400-500 साल, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1700-1800 की, तो इस टाइम पे ग्रीस भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। तो ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस तो 1832 में आज़ाद हो गया था, लेकिन और ये जितने भी कंट्रीज़ थे ये सब के सब अंडर थे किसके? ऑटोमन एम्पायर के, जो कि अपने आप में एक इस्लामिक एम्पायर था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। तो अब यहाँ पे रोमांटिक नेशनलिज्म आने लगा कि लोगों को अपने राष्ट्र से इतना मोहब्बत होने लगी, इतना प्रेम होने लगा कि वो उसके लिए मतलब मर मिटने के लिए भी तैयार होने लगे। तो उसके वजह से यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर से टूटने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडीशंस एक्सप्लोसिव हो गई और हर समय लड़ाई की कंडीशंस बनी रहती थी। Although in the 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but they were very little success. वन बाय वन जो यूरोपियन सब्जेक्ट थे, नेशनलिस्ट थे, ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर से जो लोग थे या जो देश थे वो टूटते चले गए और उन्होंने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और नए नए देश वो बनते चले गए। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड बीन वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो बाल्कन लोग जो थे ये क्लेम करते थे कि वो बिल्कुल अलग हैं, जो ऑटोमन एम्पायर है उनसे बिल्कुल अलग हैं, और वे हिस्ट्री को एग्जाम्पल के रूप में दिया करते थे कि हिस्ट्री ये बताती है कि वो हमेशा से एक आज़ाद देश रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ टाइम से ऑटोमन एम्पायर ने या किसी दूसरे देश ने उन पर कब्जा कर लिया है, नहीं तो वो अपने आप में हमेशा क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। हेंस द रिबेलियस नेशनलिटीज इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। तो जो रिबेलियस नेशनलिस्ट थे बाल्कन्स में, उन्होंने स्ट्रगल किया कि जो इंडिपेंडेंस वो खो चुके हैं बहुत लंबे समय से, वो इंडिपेंडेंस उनको वापस से पानी है। इसके बाद आता है, एज द डिफरेंट स्लाविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। सिंपल सी बात है, वहाँ हर देश के लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं, हर एथनिसिटी के लोग लड़ाई कर रहे हैं कि उनको एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। तो वहाँ पे एक इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट चलेगा और बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, जिससे कि सभी लोगों को वहाँ पे आज़ादी मिल जाए, जो सब लोग ट्राई कर रहे हैं। बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर। सिंपल सी बात है, जितने भी देश थे वहाँ पे वो सब एक दूसरे से जेलस कर रहे थे, यानी कि जलन थी सभी में, और हर देश ये चाहता था टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। और सब ये चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी मिल जाए, चाहे दूसरे को कुछ भी ना मिले। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स हु ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बाल्कन्स में और भी दिक्कत आने लगी धीरे धीरे कि जो बड़े देश थे, यानी कि चाहे वेस्ट में टर्की हो, चाहे ईस्ट में फ्रांस हो या जर्मनी हो, जो भी बड़े बड़े देश थे उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो बाल्कन कंट्रीज जो थे वो और ज़्यादा पिसने लगे इस बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड। अब ट्रेड के लिए यूरोपियन पावर्स में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी थी, एक दूसरे से दुश्मनता थी कि भाई कौन कितना ज़्यादा पैसा कमा पाएगा ट्रेड्स के थ्रू। एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। तो नेवल माइट हो गया, मिलिट्री माइट हो गया, कॉलोनीज हो गया कि किसके पास कितनी ज़्यादा कॉलोनीज होगी, तो जिसके पास इतनी ज़्यादा कॉलोनीज वो उतना ज़्यादा रईस होगा। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। हर पावर थी वहाँ पे, चाहे वो रशिया की हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रो हंगेरी हो, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग दी होल्ड ऑफ अदर पावर। सिंपल सी बात है, एक कंट्री चाहता था कि दूसरी कंट्री की पावर वहाँ से समाप्त हो जाए और सारे रीजन पे उसी का कंट्रोल आ जाए, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और उसी का कंट्रोल जो है वो सारे रीजन में हो जाए। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बहुत सारे युद्ध हुए, क्योंकि देखिए हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1914 में के आसपास, और हम बात कर रहे थे 1875 के बाद से। तो यानी कि 20-30 सालों में 1900 तक या 1910 तक ये सारा वहाँ पे चलता रहता है। बाल्कन रीजन में ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ चलती हैं, सभी देशों में आपस में लड़ाई चलती हैं। फिर जो यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स थी, जैसे कि रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगेरी, इनमें आपस में लड़ाई चलती है। तो जब इनमें आपस में लड़ाई चलती है, राइवलरी चलती है, सब लोग एक दूसरे से टेरिटरी कब्जाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में। नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो यूरोप में डिजास्टर आता है 1914 में, पूरा यूरोप उस टाइम पे तबाह होता है
क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर छिड़ता है और सभी देश जो हैं आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं. बट मीन वाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन colonized बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th century began to oppose imperial domination. अब देखिए, जब ये देश आपस में लड़ रहे होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो जो कंट्रीज कोलोनाइज थे उसमें भारत भी था, उनको ये समझ में आने लगा कि ये जो देश लड़ रहे हैं आपस में, इनका कोई मॉरल वैल्यू नहीं है. यानी कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पीरियल थे. ये वाइट मैन बर्डन वाली जो थ्योरी आई थी, कि जो थ्योरी दी गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर तो जो हम लोग हैं, यानी कि जो हम लोगों का मतलब है जो इंडियंस हैं, वो वाइट मैन के बर्डन हैं और वो भगवान ने भेजे हैं या उनकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि हम लोगों को सुधारें, यानी कि इंडियंस को सुधारें. तो ये चीज़ इंडियंस को समझ में आने लगी कि जब वो आपस में लड़ रहे हैं टेरिटरी के लिए, तो उनकी भी कोई मॉरल वैल्यू नहीं है और वो तो बस एवरीथिंग इज़ अ बिजनेस, हर चीज़ बिजनेस है. और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी अर्न कर पाएँ, कमा पाएँ. तो इसलिए वो लड़ाई कर रहे हैं. तो इससे इंडिया को भी मॉरल बूस्ट मिलता है और लोगों को समझ में आता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो कभी भी भारत का भला नहीं करेंगे, वो सिर्फ भारत को लूटना चाहते हैं. और इससे नेशनलिज्म को और ज़्यादा पुश मिलता है. और गांधी जी ने जो यहाँ पे 1915 में आने के बाद जो रोल निभाया, वो तो अपने आप में अल्टीमेट ही था. द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense that they all struggled to form independent nation states and were inspired by a sense of collective national unity forced in confrontation with imperialism. तो imperialism जो था, यानी कि जो एक उपनिवेशवाद था, यानी कि जो ये साम्राज्य इन्होंने बना रखे थे, तो इस साम्राज्य के खिलाफ जो थे जितने भी कोलोनाइज्ड स्टेट्स थे, कोलोनाइज्ड कंट्रीज थे, उन सभी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. यूरोपियन आइडियाज़ जो थे नेशनलिज्म के वर नोवेयर रेप्लिकेटेड. जो नेशनलिज्म के जो आइडिया थे, राष्ट्रवाद के जो आइडिया थे यूरोप के, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे. फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. सिंपल सी बात है, हर देश की अपनी खुद की एक आइडियोलॉजी थी और हर देश की अपनी खुद की एक राष्ट्रवाद की भावना थी, राष्ट्रवाद की एक डेफिनेशन थी. तो सभी लोगों ने यूरोप की डेफिनेशन किसी ने नहीं अपनाई. नेशनलिज्म, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, सब लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस बनाई नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की, और उसी को फॉलो किया और अपने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ की. बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल. और जो नेशन स्टेट की जो भावना थी, कि हर सोसाइटी की भावना थी कि उसका एक राष्ट्र होगा जो उसके लोगों का होगा, ये एक नेचुरल हुई, प्राकृतिक हुई और यूनिवर्सल हुई. यानी कि सभी लोगों ने इसको माना कि एक सेपरेट देश बनेंगे जिसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहेंगे. तो दैट्स ऑल. इसी के साथ ये कंप्लीट होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा 27 मार्च को एग्जाम में जाने से पहले. इनको अगर आप करके चले जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे आपके देर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस, अगर बहुत ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपका छूटेगा, वरना सब क्वेश्चन हम वहाँ पे करके आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आपने जो मेहनत की थी इनको पढ़ाई करने में, वो मेहनत आपकी फ्रूटफुल हो पाई है. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इनको देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इनको अच्छे से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए. अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, टाइम सेव करना है, तो आप इनके नोट्स ले भी सकते हैं. उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं. और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू एंड बाय बाय.